चलिए, हेरिटेज एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल के लेक्चर के थ्रू हमने ये सीखा कमल कि जैसे जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंचुरी एडी में एंटर हुए, यानी कि सीई में एंटर हुए, तो रिलीफ स्कल्पचर्स काफ़ी सेंशुअस होते चले गए। सेकंड सेंचुरी में पर्टिकुलरली ये सेंशुअस होने शुरू हुए और फोर्थ सेंचुरी के बिगनिंग तक भी ये रहे। लेकिन फोर्थ सेंचुरी के लेटर पीरियड ऑनवर्ड, यानी कि ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ये धीरे धीरे नॉन सेंसुअस होने लगे, यानी कि मेडिटेशन ओरिएंटेड होने लगे। और मैंने उसकी सारी इंटरप्रिटेशंस आपको बताई। ये केवल बुद्धिज़्म में नहीं हुआ था। देखिए, जब वैदिक पीरियड की हम बात करते हैं 1500 बीसी की, तो उस समय में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो है इंद्रियों पर ध्यान देना। इसलिए उस समय में जो गॉड और गॉडेसेस इम्पॉर्टेंट भी हैं वैदिक मंत्रों के माध्यम से, वो आपको जागृत करते हैं आउटर वर्ल्ड की तरफ। आप फोकस करते हैं इंद्रियों पर। इंद्र इसलिए एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में भी हैं। आप मटेरियल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं और आप अपनी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए मटेरियल वर्ल्ड को डिफरेंट गॉड गॉडेसेस में पर्सोनीफाई करके उनकी ब्लेसिंग्स को एक्सपेक्ट करते हैं। इसके लिए यज्ञ भी परफॉर्म किए जाते हैं। यज्ञ के बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मीनिंग तो थे, लेकिन एक जो मेन एस्पेक्ट ये था वो था उन देवताओं की, उन देवियों के आशीर्वाद प्राप्त करने, क्योंकि आपको बेहतर जीवन स्तर, जीवन योग्य संसाधन वो उपलब्ध करा करके देते थे। ये एक मेन एस्पेक्ट था। अब समय बीत चुका था और हमने कभी जब हिंदुइज्म पढ़ा था तो उसमें ये भी चीज़ सीखी कि एक समय ऐसे आएगा जब आपको इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा और आपको बाहर देखने के बजाय भीतर देखने की आवश्यकता होगी। और ये दौर होगा दर्शन शास्त्र का, फिलॉसफी का, जब आप लाइफ के डीपर मीनिंग्स तक पहुंचना चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आउटर डायमेंशंस पर ही फोकस नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे मटेरियल वर्ल्ड की ग्रोथ होगी, बहुत सारे इविल्स भी साथ में ग्रो करेंगे। जैसे कि आपकी डिज़ायर्स बढ़ती चली जाएंगी, लस्ट बढ़ती चली जाएगी, सोसाइटी में वैमनस्य, यानी कि एक दूसरे को लेकर के एक थॉट ऑफ एनिमिसिटी, एक क्वेरल्स बढ़ते चले जाएंगे, फाइट फॉर द रिसोर्सेज बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। ऐसे में समाज का, मनुष्य का चरित्र गिरता हुआ पाया जाएगा और ऐसे में आवश्यकता हो जाएगी कि आप इन बातों पर ध्यान केंद्रित करें कि जीवन में उच्च दर्शन यदि प्राप्त हो जाएं तो शायद आप अपनी आवश्यकताओं को, अपनी डिज़ायर्स को सीमित कर सकते हैं निर्वाह करने योग्य। जीवन में निर्वहन महत्वपूर्ण है, निर्वाह होना चाहिए और संसाधन सभी में, सभी के लिए उपलब्ध हों, ये अनिवार्य है। ऐसे में जो राजा है वो केवल धन और बल की शक्ति के आधार पर ही शासन ना करे। राजा मूल्यों से प्रेरित होना चाहिए, समाज के कुछ मूल्य होने चाहिए। एक वैल्यू सिस्टम है जो कि बहुत स्ट्रांग है, पॉलिसीज़ भी उसी तरह से बननी चाहिए। रूलर का अपने प्रजा के प्रति, सब्जेक्ट्स के प्रति रोल भी वहीं से आता है। ये सब चीज़ें, वो इंटीग्रिटी ऑफ द कैरेक्टर तब डेवलप हो पाएंगे जब आप सत्य को पहचानेंगे। तो सत्य के दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आत्मदर्शन करना होगा, क्योंकि परमात्मा भीतर हैं, इस तरह का कंसेप्ट डेवलप हुआ। तो इस समय में आप देखेंगे फिलॉसफीज़ का जन्म होगा। तो हिंदू धर्म में भी अगर आप देखेंगे सेकेंड सेंचुरी बीसी में वैष्णव और शैव धर्म ऊपर की ओर उठे, लेकिन आगे बढ़ने पर आप इनसे जुड़े मंदिर और मंदिर में मूर्तियां जब पाएंगे कॉमन एरा के दौरान, तो उनकी बड़े बड़े नेत्र होंगे और देवी और देवता एक दूसरे की ओर उन बड़े बड़े नेत्रों से देख रहे होंगे। बहुत ही बड़े बड़े नेत्र। आज भी अगर आप देखें तो आपको जगन्नाथ, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में वह बड़े बड़े नेत्र दिख जाते हैं। वो देख रहे हैं और उसका अर्थ यही है कि दर्शन हो रहे हैं। बाहरी सीमाओं से आगे बढ़कर भीतर की ओर देखा जा रहा है। ठीक इसी तरह की चीज़ें आपको फिर बुद्धिज़्म में नज़र आई थी फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी के दौरान, जिसमें कि दर्शन प्राप्त किए जा रहे थे। यानी कि बुद्ध अब आपको मेडिटेटिव वर्जन में दिखे तो सिंपल थे, उनका क्लॉथ भी प्लेन हो गया, वो एक योगी की भांति दोनों कंधों पर था, एक दार्शनिक की भांति, और
वो आउटर वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, वो इनर वर्ल्ड की तरफ झांक रहे हैं, देख रहे हैं। ये कंसेप्ट हमने सीखा, तो सिंप्लिसिटी इसी के साथ जुड़ गई। इसलिए उस समय की 4th, 5th, 6th सेंचुरी के दौरान की जो बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेंगी आपको, यानी कि स्कल्पचर्स मिलेंगे, वो इसी ओर आपको इशारा करते पाए जाएंगे। ये एक एस्पेक्ट था। हमने उत्तर भारत के इन रिलीफ स्कल्पचर्स के माध्यम से इस चीज़ को ट्रेस किया कि कैसे फ़िलॉसफी को, पॉपुलर कल्चर को, डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स के फ्यूजन को ये रिलीफ स्कल्पचर्स दर्शाते हैं। हमने इन रिलीफ स्कल्पचर्स की स्टडी के थ्रू उस समय के एक सेंटीमेंट ऑफ फिलॉसफी को अंडरस्टैंड किया, सेंटीमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स को, जैसे कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में हमने देखा, और हमने देखा कि किस तरह से जो पॉपुलर थिंकिंग है, जो पॉपुलर कंसेप्ट्स हैं, जिनमें कि बुद्धिज़्म डोमिनेंस है लेकिन शैविज़्म और वैष्णविज़्म भी विकसित हो रहा है, और जो किंग है उसके भी स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि पॉलिटिक्स, दैट पावर इज़ इम्पॉर्टेंट। इन सब को ट्रेस किया हमने इस सिंपल स्कल्पचर के डिफरेंट फेजेस के प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड करते हुए। आज हम दक्षिण भारत के विषय में पढ़ने जा रहे हैं और हम केव आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब हम साउथ के स्तूपस की बात करते हैं तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो साउथ इंडिया में पाए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो जगह वेंगी है वहाँ से पाए गए हैं। और देखिए, किताब में डिस्ट्रिक्ट्स आगे पीछे हैं, मैं आज फिर उसे करेक्ट करूँ। कल हमने आपको जग्गमपेटा के बारे में बताया था। जग्गमपेटा नाम की जो जगह बताई थी उसकी जगह बिल्कुल सही बताई गई है। वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ये भी सही बताया गया है। आपको गोदावरी, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में बताया गया था। जग्गयापेटा जो जगह है प्रॉपर, अगर उसे JAGGAYAPETA से लिखते हैं, जिसको कि अगर एक तरह प्रोनाउंस करें तो जग्गयापेटा होता है। जग्गयापेटा, जग्गयापेटा नाम की जो जगह है, अब ये कहा जाएगा बुक में एक जगह पर, जहाँ पर सांची के स्तूप का विवरण है, वहाँ पर अगर देखें तो वेंगी को गुंटूर में बताया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको गलत लग सकती हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट रीअलाइनमेंट, इस तरह की चीज़ें अलग अलग राज्यों में होती रहती हैं। आज की डेट में एग्जैक्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमने जहाँ जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। मेन एस्पेक्ट है, अगर आप नागार्जुन कोंडा की बात करते हैं, गोली की बात करते हैं, तो ये आपको एग्जैक्ट गुंटूर में ही मिलेंगे। अमरावती भी आपको गुंटूर में ही मिलेगा। लेकिन जब आप वेंगी की बात करते हैं तो ये आपको गोदावरी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ओके, गोदावरी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, डेल्टा एरिया है। तो वेंगी की बात क्लियर हो गई, ये एक स्पष्ट बात। और जब आप जग्गयापेटा की बात करेंगे तो वो आपको कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। जग्गयापेटा एग्जैक्टली कहाँ होगा? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। जब हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के वेंगी में हमें कई स्तूपास मिलते हैं। अमरावती में, गुंटूर के अमरावती में, फिर भट्टीप्रोलु में, फिर नागार्जुन कोंडा में, इन सभी क्षेत्रों में मिलते हैं। जब हम अमरावती की बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मिलता है एक महाचैत्य। यहाँ पर एक महाचैत्य मिलता है। चैत्य और विहारस क्या होते हैं ये हम अभी रॉक कट आर्किटेक्चर के दौरान समझेंगे। तो अमरावती में एक महाचैत्य पाया जाता है। स्तूपा, महाचैत्य का अर्थ यहाँ पर यह है कि अब यहाँ पर एक स्तूप पाया जाएगा और वो स्तूप अमरावती का सांची के स्तूप के साथ कंपेयर करके समझाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही विकसित होगा जैसे वो हुआ, यानी कि 3rd से 2nd सेंचुरी BCE के अराउंड इसका भी विकास होना शुरू हो जाएगा। और ये मेनली विकसित होगा 2nd to 3rd सेंचुरी CE के अराउंड जाकर के। विकास शुरू BC में होगा और ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचेगा CE में, दैट इज़ द 2nd और 3rd सेंचुरी CE। ये फर्स्ट एस्पेक्ट। तो ये भी सांची स्तूप के तरह अलग अलग समय में विकसित हुआ है। इतनी बात समझ आई। इसमें भी प्रदक्षिणा पथ है जिसको कि वेदिका के द्वारा कवर किया गया है। तो ये भी, इसकी भी महत्वपूर्ण चीज़ है। सांची में भी बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ पर अब कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं, जैसे जो अमरावती में स्तूप है उसका जो डोमिकल स्तूप स्ट्रक्चर है वो कवर्ड है रिलीफ स्तूप स्कल्पचरल स्लैब से। यानी कि आप ऐसा इमेजिन करिए कि ये डोमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम अंडे के रूप में देखते थे। तो ये डोम है। अगर सांची में देखें तो ये डोम इस तरह से बना हुआ है। लेकिन अमरावती के जब स्तूप की बात करेंगे, यानी कि आपको अगर नॉर्थ और दक्षिण कंपेयर करने को आ जाए तो यहाँ पे परिवर्तन है। वो क्या है? स्तूप जो है उसको कवर किया गया है स्लैब्स के साथ, जिन स्लैब्स के ऊपर स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, रिलीफ स्कल्पचर्स।
जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है साउथ इंडिया का, ऐसा नॉर्थ में नहीं था। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए। जब आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, ये स्तूप है, ये स्तूप है, और स्तूप को आप ध्यान से देखिए तो कवर किया गया है पूरी तरह से स्लैब्स के साथ, जिन स्लैब्स के ऊपर रिलीफ स्कल्पचर्स बने हैं, जबकि सांची के स्तूप में ऐसा कहीं भी नहीं था। ओके, तो दक्षिण में जैसे ही हम आए तो उत्तर से एक परिवर्तन आ गया। यहाँ पर जो स्तूप का डोम है, यानी कि जो डोमिकल शेप है, वो सिंपल नहीं है, उसको फर्दर और कवर किया गया है स्लैब्स के साथ, जिन स्लैब्स के ऊपर रिलीफ स्कल्पचर्स बने हुए हैं। इन्हें हम स्कल्पचरल स्लैब्स कहते हैं। ठीक है जी, अब ये लाइन क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखिए। डोमिकल स्तूपा स्ट्रक्चर, अमरावती की बात हो रही है। डोमिकल स्तूप स्ट्रक्चर इज कवर्ड विद रिलीफ स्तूपा स्कल्पचरल स्लैब्स। समझ आ गए? स्कल्पचर्स कैसे हैं? रिलीफ स्कल्पचर्स हैं। किस पे बने हैं? स्लैब्स पे बने हैं। वो स्लैब्स किसके ऊपर लगा दी गई हैं? डोम के ऊपर। तो वो एक तरह से स्तूपा स्लैब्स हैं, इसलिए दिस इज द वर्ड रिलीफ स्तूपा स्कल्पचरल स्लैब्स। इट इज द यूनिक फीचर। अगर आपको कभी MCQ आता है तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी है। इतनी बात स्पष्ट हुई? तो अमरावती हैज़ अ महाचैत्य स्तूपा इन अमरावती वेयर डोमिकल स्तूपा स्ट्रक्चर इज कवर्ड विद रिलीफ स्तूपा स्कल्पचरल स्लैब्स। दैट इज अ यूनिक फीचर। तोरण भी, यानी कि गेटवे भी रहा होगा, जो कि अब वहाँ पर नहीं है, वो समय के साथ खत्म हो चुका है, अब वहाँ पे पाया नहीं गया। तो तोरण हैज़ डिसअपीयर्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन यूनिक चीज़ों पर क्वेश्चन बात बनती है, पूछे जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अमरावती के स्तूप के तोरण अब पाए नहीं जाते हैं, वो लेकिन थे। ऐसा पाया जाता है कि थे, वो डिसअपीयर हो चुके हैं। आई बात समझ में? अब दूसरी चीज़, हमने सांची के स्तूप के साथ इसको कंपेयर किया, कुछ चीज़ें सिमिलर थी। वो प्रदक्षिणा पथ था, वेदिकाएँ थी, और वो भी फेजेस में डेवलप हुआ। ये अमरावती भी फेजेस में डेवलप हुआ। उसमें भी लंबे समय तक, कंप्लीट BC पीरियड के दौरान, बुद्ध को डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया, और अमरावती में भी बुद्ध को सिंबल्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया गया है। कॉमन एरा आने के बाद जैसे सांची के स्तूप में बुद्ध की इमेजेस आनी शुरू हुई, वैसे ही अमरावती में भी बुद्ध की इमेजेस आनी शुरू हो जाएंगी। ये चीज़ें सांची और अमरावती की सिमिलर थीं। फेज्ड मैनर में डेवलप होना, प्रदक्षिणा पथ और वेदिका का होना, और समय के साथ बुद्ध का सिंबल से बदल करके इमेजेस के रूप में पर्सोनिफाई किया जाना। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर नॉर्थ से साउथ में एक अंतर, वो ये भी है, स्कल्पचरल फॉर्म इन दिस एरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इमोशंस। आई बात समझ में? इंटेंस इमोशंस। जबकि उत्तर में ऐसी चीज़ें बहुत समय के बाद इंड्यूस हुई, इमोशंस आए लेकिन बहुत हल्के फुल्के। मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम मथुरा की आर्ट की बात करें तो वो आर्ट भरहूत और सांची के स्तूप से भरहूत और सांची स्कल्पचर से मैच करती है, लेकिन मथुरा में फिजियोग्नोमिक ट्रीटमेंट डिफरेंट है। यानी कि आपके फेस को रीड करके आपके कैरेक्टर को असरटेन करना, इस तरह से अगर हम किसी इमेज या किसी स्कल्पचर के इन तरह के भावों को समझ पाते हैं, कारण कि आर्टिस्ट ने उनको वैसा बनाया है। इसे फिजियोग्नोमिक फीचर्स कहते हैं। मथुरा में ये भरहूत और सांची के स्कल्पचर से अलग से। दक्षिण में ये बहुत ही इंटेंस है। तो दक्षिण में फिजियोग्नोमिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ से बहुत डिफर करते हैं। दे आर वेरी इंटेंस, सो इमोशंस आर हाईली इंटेंस। ओके, वट एवर बी द इमोशंस, दे आर वेरी इंटेंस। वो एक तरह से ब्लैंक फेसेस या फिर एक तरह से एब्सेंस ऑफ इमोशंस नहीं है, इमोशंस प्रॉपर एक्सप्रेस किए गए हैं। इतनी बात समझ आई? तो दक्षिण में इमोशंस का एक्सप्रेशन नज़र आता है। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़े। जैसा कि हमने समझा था, थोड़ा खोलना, कि उत्तर भारत में 5th 6th सेंचुरी ऑनवर्ड लंबे समय तक हल्की हल्की वेरिएशंस के साथ
कुछ खास ट्रेट्स कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि स्कल्पचर सिलेंडर रहेंगे, ये हमने समझा था ना। तो दक्षिण भारत में भी अगर आप देखें तो फिगर्स जो हैं वो सिलेंडर हैं। उत्तर भारत में फिगर्स 5th 6th सेंचुरी के अराउंड जाकर के सिलेंडर हुई। सिलेंडर मतलब कि सीधी सीधी माने कि थोड़ी स्लिम। दक्षिण भारत में फिगर्स आर सिलेंडर, लॉट ऑफ मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी नजर आएगी। बॉडीज आर शोन विथ 3 बेंड्स, त्रिभंग। आई बात समझ में? त्रिभंग के साथ, यानी कि यहाँ पर बेंड, कमर पर बेंड और आगे घुटनों पर बेंड। 3 भंग हुए, यानी कि एक चीज़ कंटिन्यूअस है, उसको आपने जगह जगह पर तोड़ा तो उसको हम भंग कहते हैं। तो भाव भंगिमाएँ, ऐसा शब्द सुना होगा ना कि इनके नृत्य में या इन मूर्तियों में बहुत सी भाव भंगिमाएँ नज़र आती हैं, तो वो बेंड्स। तो दक्षिण में त्रिभंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अदरवाइज भी आप वहाँ के स्कल्पचर्स देखेंगे, उनमें इस तरह के बॉडी बेंड्स नज़र आएंगे। ओके, तो त्रिभंग ये दक्षिण की मूर्ति कला में, यानी कि दक्षिण में जो स्कल्पचर्स बने हैं उनमें बहुत प्रोमिनेंट रहा। बॉडीज सिलेंडर रही, बॉडीज़ में त्रिभंग नज़र आया। त्रिभंग ही है जिसकी वजह से बॉडीज़ में लॉट ऑफ मूवमेंट नज़र आई, यानी कि जो बॉडीज़ हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, इनमें हाई लेवल एनिमेशन नज़र आता है। ओके, साउथ के स्कल्पचर्स में नॉर्थ के कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक एनिमेशन नज़र आता है। जबकि आप अगर नॉर्थ की बात करें तो बहुत समय लग चुका था वहाँ पर मूवमेंट इंड्यूस होने में, और वो मूवमेंट भी उतने बड़े स्तर पर इंड्यूस नहीं हुई थी। लंबे समय तक स्कल्पचर्स लीनियर थे, बॉडी मूवमेंट बहुत ही स्टिफ थी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो उनमें लीनियर कैरेक्टर था, एक स्टिफनेस नज़र आती थी, मूवमेंट नहीं नज़र आती थी। लेकिन समय के साथ साथ वॉल्यूम इंड्यूस हुआ, लीनियरिटी ख़त्म हुई और एक तरह से कर्व्स इंड्यूस हुए, एंगुलर एस्पेक्ट इंड्यूस हुआ, और इसकी वजह से मूवमेंट इंड्यूस होनी शुरू हुई। लेकिन अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पर इन फीचर्स का डोमिनेंस है। फिगर्स सिलेंडर हैं, त्रिभंग मुद्राएं नज़र आ रही हैं और अच्छी खासी मूवमेंट है उन स्कल्पचर्स में। तो इमोशंस इंटेंस हैं, अच्छी खासी मूवमेंट है, और फिगर्स स्टैटिक नहीं है, फ्लेक्सिबल हैं। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, दक्षिण से जुड़ी हुई। काफ़ी हद तक एनिमेशन नज़र आता है। ओके, तो ये वर्ड्स हमेशा ध्यान में रखने हैं। अगर आपको नॉर्थ और साउथ का बुद्धिज़्म से जोड़ करके रिलीफ स्कल्पचर फीचर कंपेयर करने को कहा जाए तो आपको ये कंपैरिजन आना चाहिए। ओके, और ये डिफरेंस भी 2 अलग क्षेत्रों के कल्चर के विषय में बताता है। इससे आप ऐसा भी मान सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक ही समय के दौरान आप देख सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों में रिलीफ स्कल्पचर्स और स्तूपास बनने शुरू हो गए थे। तो बुद्धिज़्म सेम टाइम पे ही इतने बड़े जोग्राफिकल रीजन में डोमिनेंट था। उत्तर में भी वो उन क्षेत्रों में डोमिनेंट था जो व्यापारी मार्ग थे, यानी कि ट्रेड रूट्स, और दक्षिण में भी मुख्यतः वो उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण था जो कि ट्रेड रूट्स। तो आप या तो इन्हें अच्छे खासे कोस्टल एरिया में पाएंगे इन स्तूपास को और रॉक कट केव्स को, या फिर लैंड ट्रेड रूट्स के ऊपर, या फिर रिवरिन ट्रेड रूट्स के ऊपर पाएंगे। तो या तो आप इन्हें डेल्टा या कोस्टल रीजन में पाएंगे, या आप इन्हें रिवर्स के सराउंड किसी ट्रेड रूट पे पाएंगे, या इन्हें अच्छे खासे लैंड रिलेटेड ट्रेड रूट पे पाएंगे, क्योंकि बुद्धिज़्म का व्यापारी वर्ग से संबंध बहुत पुराना था। इनका आधार ही व्यापार वर्ग रहा। आई बात समझ में? तो उस समय में भारत में व्यापार उत्तर और दक्षिण, क्योंकि उत्तरापथ और दक्षिणापथ इन दोनों का जिक्र लगभग एक ही समय पर हमें मिला है। हमने अगर मौर्य पीरियड की बात करें तो हमें उत्तरापथ नॉर्दर्न रूट और दक्षिणापथ तथा साउदर्न ट्रेड रूट दोनों का जिक्र देखा है। इवन हमने महाजनपद पीरियड में इन दोनों रूट्स का जिक्र पाया है। तो उत्तर और दक्षिण दोनों ही व्यापार के लिए महत्वपूर्ण पाए गए थे। और ऐसा भी था कि एक समय में जब उत्तर भारत में मौर्यंस के ख़त्म होने के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड था, तो दक्षिण के 3 से 4 राज्य ऐसे हुआ करते थे
चाहे वो केरल के थे, तमिलनाडु के थे, या आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र होंगे, आज का तमिलनाडु, आज का आंध्र और तब के केरल, आज की केरल की बात कर रहा हूँ, जिनका व्यापार अच्छे खासे स्तर पर चलता रहा था। आई बात समझ में? इनमें एक समय के चोल, एक समय के चेरा, एक समय के पांड्या शासक थे। तो ये 2 बार ऑब्जर्व होंगे, एक बार एंशिएंट पीरियड में, एक बार मिडिवल पीरियड में। तो उन चोल, चेर, पांड्य शासकों की बात कर रहा हूँ जो एंशिएंट पीरियड में आएंगे। तो इन्होंने दक्षिण में समुद्री यात्राओं के माध्यम से व्यापार स्थापित किए थे और इनके द्वारा स्थापित बंदरगाह भी थे उस समय में। तो दक्षिण और उत्तर में 2nd और 1st सेंचुरी BC और 1st, 2nd, 3rd सेंचुरी AD यानी कि CE के अराउंड बिजनेस था, एक समय में ही था, और इन दोनों ही क्षेत्र में एक समय में ही बुद्धिज्म के रिलेटेड आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स डेवलप हो रहे हैं। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ओके, एक समय में ही। इसी रीज़न की वजह से उनमें सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन लोकल ट्रेडिशन 2 जोग्राफिकल रीजन्स के अलग हैं, इसकी वजह से उनमें एक वेरिएशन भी नज़र आती है। सिमिलैरिटी नज़र आती है क्योंकि बेसिस में एक पंथ, एक फाउंडेशन के तौर पर धर्म है जो कि कॉमन है, दैट इज़ द बुद्धिज़्म। इस वजह से आपको स्तूप जो कि बुद्धिज़्म में कॉमन है, उसकी डोमिकल शेप कॉमन है। इसकी वजह से बुद्ध को पर्सोनिफाई करना इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और बाद में इमेजेस, ये भी कॉमन है। प्रदक्षिणा पथ और उसके तहत सर्कम एम्बुलेटरी पाथ फॉलो करते हुए चक्र लगाना, वेदिकाओं का होना, गेटवे एंट्रेंसेस का होना, ये भी चीज़ें कॉमन हैं। क्योंकि वही सातवाहना मिडल इंडिया और उससे दक्कन तक भी जा रहे हैं और मिडल इंडिया और उससे नॉर्थ तक भी जा रहे हैं, और वो इन दोनों ही क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ मिलकर के अपनी डोनेशंस और सेवाएं दे भी रहे हैं। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल कंटिन्यूटी भी मेंटेन कराता है नॉर्थ और साउथ इंडिया की। तो इस तरह के आर्किटेक्चर और कल्चरल डेवलपमेंट के बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ऐसी शक्तियाँ सत्ता में आईं जो भारत के सेंट्रल ज्योग्राफिकल रीजन में थी या डेक्कन रीजन में थी, जिनके वाया फिर नॉर्थ और साउथ का कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, नॉर्थ और साउथ क्लोज आए। इसकी वजह से फाउंडेशन में रिलीजन है जो कि कॉमन है। डेवलप कराने वाले, डोनेट करने वाले व्यापारी वर्ग या रूलर भी इन दोनों क्षेत्रों में कॉमन ही मैनर में डेवलपमेंट और डोनेशंस करवा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशंस टोटली डिफरेंट हैं, इसलिए लोकल वेरिएशंस भी हैं। तो आपको सेम इस साउथ स्कल्पचर्स को एनालिसिस करते हुए ये चीज़ स्पष्ट रूप में स्थापित हो गई कि कुछ चीज़ें सांची के स्तूप से कॉमन थीं और कुछ लोकल डोमिनेंस नज़र आता है, जैसे कि इंटेंस इमोशंस नज़र आते हैं शुरुआती समयों के दौरान ही, और बड़े स्तर पर आपको ये त्रिभंग मुद्राएं नज़र आती हैं, बॉडी स्लेंडर है और अच्छी खासी मूवमेंट है उसमें। इतनी बात क्लियर हुई? तो स्कल्पचरल फॉर्म इन दिस एरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इमोशंस एंड स्कल्पचरल कॉम्पोजिशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एट सांची। तो स्कल्पचरल कॉम्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि सीन जो हैं, फ्रेम जो है, वो बड़े पैमाने पर इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा कि नरेटिव का कैरेक्टर कौन इम्पॉर्टेंट है कौन नहीं। इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा है कि किसको बाहर उभारना है किसको नहीं। वो इस चीज़ पर फोकस कर रहा है कि क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे चाहे साइज़ कोई भी हो, चाहे कैरेक्टर कोई भी हो। इसकी वजह से फॉर्म की क्लैरिटी पे फोकस किया गया है। इतनी बात समझ में आई? एंड दैट इज़ द आस्पेक्ट कि हर बारीक से बारीक चीज़ को भी उभारा गया है और दिखाया गया है। यही कारण है कि आपने पत्तियों को, वृक्ष की शाखाओं को, और या फिर वहाँ पर कोई जो जानवर, कोई भी एनिमल मोटिव आपने दिखाया या कोई यक्ष यक्षिणी दिखाए हैं, इन सभी को समान रूप में क्लैरिटी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से फ्रेम बहुत ही कम्प्लेक्स नज़र आता है। आई बात समझ में? बहुत ही आपस में उलझा सा। तो वृक्ष की शाखाएं भी गुजरेंगी, पत्तियां भी हैं, वहीं से भुजाएं भी गुजरेंगी, वहीं से पशु की टांग भी गुजरेगी। इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन। आई बात समझ में? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो स्कल्पचरल कॉम्पोजिशन इज़ मोर कम्प्लेक्स देन एट सांची। वहाँ पर इतना कम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन टाइम